अप्रैल तक डीआरडीओ की रुस्तम 2 ड्रोन की एक मेजर टेस्ट को करने का प्लान किया गया है, जिसको पूरा करने के बाद रुस्तम 2 लगभग सर्विस में शामिल होने के लिए तैयार होने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से अभी अगले साल तक अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। कोलिन एरोस्पेस की तरफ से अभी तेजस MK1 प्रोग्राम में HAL के साथ शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। भारत में अभी टैबोर X95 क्लास के असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में मेड इन इंडिया टैबोर्स को बड़ी मात्रा में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स में अभी फॉर्मली मोदूल ब्रीड के कुत्तों को शामिल करना शुरू किया गया और बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की तरफ से अभी भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ मिलकर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने का फैसला किया गया है और उनके मुताबिक उनके द्वारा डेवलप किए जा रहे सीकर दुनिया का सबसे बेहतरीन और इंटेलिजेंट सीकर होने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेकर है। जैसे कि कुछ ही दिन पहले हमारे आर्मी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि फ्यूचर की जो भी लड़ाई होने वाली है उसमें ड्रोन से एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं और हमारे दुश्मन देशों की बात करें तो वो भी अभी भारत के खिलाफ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो। लेकिन भारत भी अभी इसमें पीछे नहीं पड़ने वाला। भारत की तरफ से अभी इंडिजिनसली डेवलप किया गया मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस रुस्तम 2 ड्रोन एक मेजर माइलस्टोन को हासिल करने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में रुस्तम 2 ड्रोन को कर्नाटका के चित्रदुर्गा में टेस्ट किया जाने वाला है, जहां पर इसको लगातार 18 घंटे तक टेस्ट किया जाएगा और इस दौरान इसको लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया जाएगा। पिछली बार इसको 2020 के अक्टूबर में टेस्ट किया गया था और इस दौरान इसको 16,000 की फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया गया था और लगभग 8 घंटे तक इसको टेस्ट किया गया था। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि ये अभी एक मॉडर्न टैक्टिकल सर्विलेंस प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो कि भारत को ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी देने वाली है। दुनिया की टॉप 4 ताकतवर देशों की लिस्ट में होने के बाद भी अभी हम अपनी 60% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारी मेन दुश्मन यानी कि चाइना की बात करें तो वो पूरे दुनिया भर में अभी धीरे धीरे अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं और तेजी से नए नए डिफेंस इक्विपमेंट और हाईटेक सिस्टम को डेवलप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब से हमारी पहली इंपोर्ट बैन लिस्ट को तैयार किया गया था और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, तब से भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में काफी तेजी आई है और अभी रुस्तम 2 या तापस BH उसी का नतीजा होने वाला है। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। रिसेंटली आपने सुना होगा भारत की तरफ से अस्त्र मिसाइल की कई वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले इसकी मार्क 2 वेरिएंट को बनाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाला है और ये भारत को पाकिस्तान या फिर चाइना की PL-15 मिसाइल से इस दिलाने में मदद करने वाला है। इसको अभी काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है और अगले साल तक इसको पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। इसको बनाने के लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से MR SAM की मोटर के साथ अभी के अस्त्र मिसाइल की सीकर को मिक्स कर दिया गया था, जिस वजह से इसको डेवलप करने का जो साइकिल था वो काफी रिड्यूस हो गया था और अभी इसकी रेंज की बात करें तो ये आसानी से 160 किलोमीटर की रेंज को हासिल कर सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अभी इसके टेस्ट को इसी साल के सितंबर से शुरू करने का फैसला किया गया है और इन टेस्ट में से बहुत ज्यादा लेंदी ट्रायल्स को ओमिट करके सीधे डेवलपमेंटल ट्रायल को शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कंफर्म किया जा चुका है और आगे चल के हमारे सभी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट्स में इसको स्टैंडर्ड BBR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी तेजस में भी अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसे भी इसी साल के अंदर ही कंप्लीट करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी इसे सिर्फ हमारे Su-30 MK एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके फायर किया जा सकता है, लेकिन आगे चल के MiG-29 और तेजस में भी अस्त्र मिसाइल इंटीग्रेट होने वाला है। अभी डीआरडीओ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक अस्त्र मिसाइल की जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है वो काफी तगड़ा सिस्टम है, जिस वजह से इसको जैम कर पाना काफी मुश्किल काम है और डीआरडीओ को इसके ऊपर इतना भरोसा है। तो डीआरडीओ का कहना है कि अगर इसको सही तरीके से लॉन्च किया जाता है तो ये पहले ही शॉट के अंदर अपने टारगेट को डाउन करने की क्षमता रखता है। अगला अपडेट तेजस MK1 को लेके है। अब जैसे कि एरो इंडिया शो के दौरान तेजस MK1 डील को फाइनल कर दिया गया था और HAL की तरफ से अभी इनको जल्दी से ही मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है और अलग अलग प्राइवेट कंपनी की मदद से इनको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच कोलिन एरोस्पेस, जो कि रेथॉन टेक्नोलॉजी की एक पार्ट है,
वो अभी तेजस MK1 प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि वो अभी तेजस MK1 प्रोग्राम के अंदर भी भारत को सेंसर और डिस्प्ले सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, तो आगे चल के वो तेजस MK1 के लिए भी अपनी एवियोनिक्स सिस्टम को सप्लाई करने का ऑफर दे रहे हैं। ये एक मेजर एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, और अभी तेजस MK1 के लिए वो HAL को मैकेनिकल, पावर इक्विपमेंट और एरोस्ट्रक्चर को सप्लाई करने का ऑफर दे रहे हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर, जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ट्रूप्स को पीछे लेना शुरू किया जा चुका है, और अभी यह रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी चाइना के साथ चल रही बॉर्डर टेंशन को आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर कम्प्लीटली खत्म करने का फैसला किया गया है। और इसके पीछे कुछ खास कारण भी है, जैसे कि कुछ ही महीनों के बाद भारत ब्रिक्स समिट को आयोजित करने वाला है और इसमें चाइना के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। अब ऐसे में जिससे हालात चल रहे हैं, इस सिचुएशन में दोनों देशों के लीडर एक दूसरे के साथ कभी भी आमने सामने सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं लगता है कि बॉर्डर में वहाँ पे फेसअप चल रहा है और यहाँ पर दोनों देशों के लीडर एक साथ बैठ के चाय पी रहे हैं या फिर नारियल पानी पी रहे हैं। हो सकता है इस दौरान भारत और चाइना के बीच बिगड़ी हुई रिलेशन को ठीक करने के लिए भी कुछ बातचीत किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी जितना डैमेज हुआ है ये इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, और चाइना पर अभी हमारा भरोसा कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। पिछली बार की ब्रिक्स समिट को ऑनलाइन रखा गया था, लेकिन इस बार भारत में इसको होस्ट किया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि तब तक चाइनीज रायता पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका होगा, जिस वजह से इसको कन्वेंशनल वे में यहाँ पे अरेंज किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भारत और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन को खत्म करना काफी जरूरी है, और हो सकता है सेम चीज चाइना भी चाहता है, जिस वजह से वो काफी तेजी से अपने ट्रूप्स को रिड्यूस करने लगा है। अगला अपडेट असॉल्ट राइफल्स को लेकर, जैसे कि PLR सिस्टम अभी इजराइल की IWI के साथ मिलकर भारत में ही इजरायली वेपन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी है, और अभी भारत में ही टबोर की X95 राइफल्स को बनाया जा रहा है, और इसको अभी अलग अलग इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी शामिल किया जा रहा है। अभी तक टबोर को सिर्फ हमारे स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में इंडक्ट किया जा रहा है। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन आर्मी की तरफ से एक बार फिर से अपनी कार्बाइन टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें पिछली बार कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया था, और अभी दोबारा फ्लोट किए गए टेंडर को भी बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर फ्लोट किया गया है, लेकिन साथ ही इसमें इंडियन कंपनी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस बार PLR सिस्टम की तरफ से अपनी S21 कार्बाइन को ऑफर किया जाएगा, और पिछली बार 2013 से 2014 के बीच इंडियन आर्मी की तरफ से जो कार्बाइन टेंडर फ्लोट किया गया था उसमें भी इसी कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ पाया था। अब पिछली बार जो कार्बाइन टेंडर फ्लोट किया गया था उसमें IWI ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस बार वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और साथ ही इसी साल के अंदर एक और बड़ी टेंडर को भी फ्लोट किया जाएगा, जिसमें 3 लाख के आसपास कार्बाइन को खरीदा जाएगा, लेकिन ये सब मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर खरीदे जाने वाले हैं। अब PLR सिस्टम की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी इन गन्स को मैन्युफैक्चर करते दौरान मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसके लिए वो अभी एक सेपरेट बैरल मेकिंग यूनिट को भी बना रहे हैं, जिसके बाद इन गन्स को 75% तक लोकलाइज किया जा सकता है। अगला अपडेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी टॉनबो इमेजिंग की तरफ से अभी भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ मिलकर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दुश्मन के टैंक्स को खराब से खराब वेदर कंडीशन में भी ट्रैक कर सकता है। अब टॉनबो की तरफ से यहाँ पर जिन सीकर को डेवलप किया गया है वो एक अनकूल्ड सीकर है, जो कि इनकी कॉस्ट को 3 गुना तक रिड्यूस करने वाला है। अब नाग मिसाइल में जिस तरीके की सीकर का या फिर इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, कूल्ड सीकर होते हैं, जिस वजह से वो महंगे पड़ते हैं, लेकिन टॉनबो का कहना है कि उनकी अनकूल्ड सीकर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से कूल्ड सीकर को मैच कर सकते हैं। अब कूल्ड सीकर के अंदर एक्स्ट्रा क्रायोजेनिक कंप्रेसर मौजूद होता है, जो कि इसको ठंडा करने में मदद करता है, लेकिन टॉनबो के मुताबिक ये सिस्टम तब काम आते हैं जब इनको लॉन्गर रेंज के मिसाइल में इंटीग्रेट किया जाता है। पर अगर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इनका रेंज लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक ही सीमित होता है, जिस वजह से इनमें महंगे और हैवी सीकर्स का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होता है। जितने हल्के रहेंगे उतना ही अच्छा होता है। टॉनबो के को फाउंडर, जो कि रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन में PhD होल्डर हैं, उनका कहना है कि आज तक जितने भी इंफ्रारेड सीकर बनाए गए हैं, चाहे वो कोई फॉरेन ओरिजिन सीकर हो या DRDO की तरफ से बनाए गए सीकर हो, जिनको नाग मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी और मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी सीकर इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ फिजिकली कोई हीट सोर्स का पीछा करते हैं, कोई थोड़ा बेहतर करता है और कोई थोड़ा कम करता है। लेकिन टॉनबो की तरफ से जिन सीकर्स को बनाया जा रहा है, एक AI एनेबल सीकर होने वाले हैं,
और जब मिसाइल को फायर किया जाएगा तो ये अपने आप ही अपने टारगेट की सबसे कमजोर पार्ट को जाके आइडेंटिफाई करके वहीं पे हिट करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर टैंक्स की जो टरेट होता है वो हर जगह से सेम लेवल में प्रोटेक्टेड नहीं होता है। और टोनबो की तरफ से इन सीकर्स को बनाया गया है, इसमें मल्टीपल सेंसर्स को इंटीग्रेट किया गया है, जिस वजह से ये बेहतर तरीके से अपने टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि DRDO की तरफ से अभी जिन नाग मिसाइल को डेवलप किया गया है, जब तक इसको फुली इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जाएगा तब तक ये आउटडेटेड हो चुका होगा। और उनकी ये बात भी काफी हद तक सही है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी का एक वक्त होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पुराना होने लगता है और आगे चल के नए नए सिस्टम आते हैं जो कि उसको रिप्लेस करने लगते हैं। और अभी BDL के साथ मिलकर टोनबो जिन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने वाला है, वो बनने के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को एक बहुत ही बड़ा जंप मिलने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की राफेल एडवांस सिस्टम भी टोनबो से सीकर खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रही है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। पहली बार इंडियन एयरफोर्स में देसी ब्रीड के कुत्तों को शामिल किया गया है। ये मोधुल ब्रीड के कुत्ते और इनको काफी पहले से आर्मी में शामिल करने का प्लान किया जा रहा था और इनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया गया था। और अभी इंडियन एयरफोर्स में इन 4 मोधुल ब्रीड के कुत्तों को शामिल किया गया था। इनको मेनली रनवे से बर्ड्स को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे टोटल 4 कुत्ते अभी आगरा बेस में लाया जा चुका है, जिसमें से 2 मेल और 2 फीमेल है। और इनको फॉर्मली कर्नाटका के डिप्टी CM की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। मुधुल ब्रीड के जो कुत्ते होते हैं ये काफी लॉयल कुत्ते होते हैं और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एथलीट टाइप का होता है, मतलब ये काफी तेज भागते हैं, इनका स्टेमिना काफी अच्छा होता है और इनको मेनली हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेज में भी काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं, जैसे कि आर्मी, CRPF, CISF और लगभग सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको आगे चल के शामिल किया जा सकता है। इन कुत्तों को पहले 1920s के दौर में टर्की और पर्शियन ब्रीड के 2 लोकल ब्रीड के कुत्तों को आपस में क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था और तब से इनको मोधुल के घोरपड़े के राजा हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और अभी तो हंटिंग वगैरह नहीं किया जाता है, लेकिन अभी 2016 से ही इंडियन आर्मी में इनको शामिल करने का फैसला किया गया था और आर्मी की वेटरनरी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको स्पेशली ट्रेन करना भी शुरू किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।